Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of differential equation. Now we are going to discuss about the non-exact differential equation. We already discussed detail about the exact differential equation and solution of the exact differential equation. Here first of all we consider differential equation in the form that m dx plus n dy. Here m is the coefficient of dx and n is the coefficient of dy. M and n both are the functions of x and y both. Okay, m भी मीन्स x और y दोनों का फंक्शन हो पॉसिबल है और n भी, लेकिन m हम dx के कोफिशेंट को कह रही हैं और n जो है वो हम dy के कोफिशेंट को कह रहे हैं। और क्या हम कह रहे हैं कि इनका अगर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में हमने ली हुई है कि ये हमारे पास जो है कि कोफिशेंट्स और इसको हमने इक्वल टू ज़ीरो लिया हुआ है, इस फॉर्म में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली हुई है। अब एग्जैक्ट के लिए भी हमने यही फॉर्म कंसीडर की थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन उसमें हमने क्या कहा था कि अगर हमारा पार्शियल एम और पार्शियल वाई जो है वो इक्वल आ जाता है पार्शियल एन और पार्शियल एक्स के, तो फिर हम कहते थे कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, एम कोफिशिएंट है डीएक्स का, लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, और एन जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट है डी वाई का, लेकिन इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो हमने ये कहा कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल नहीं आने चाहिए, तो फिर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। अगर तो ये इक्वल है तो फिर तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, जैसे हम 9.4 में डिस्कस की और उसके सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन हम कुछ इस तरह का वो मेथड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे, और उसके बाद इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें। और फिर जिस तरह से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे, सेम उसी मेथड से फिर हम इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन हमारा यहाँ पर टारगेट ये है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल वाली जो हमें नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, और वहाँ से जो हमें आउटपुट में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन वन वही हमने जो स्टार्ट पे डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहे हैं, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको हमने इक्वेशन वन का है, इसका ही रेफरेंस हम बार बार देंगे। अब इक्वेशन वन अगर हमारे पास नॉन एग्जैक्ट है, मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे इक्वल नहीं हैं, तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का मेथड एक तो ये है कि हम यहाँ पर वन ओवर एन ले लें और पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, जब हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले हमारे पास जो है वो पार्शियल m ओवर पार्शियल y आएगा, और उसमें से पार्शियल n ओवर पार्शियल x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वहाँ से जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो f ऑफ x का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब ये f ऑफ x की वैल्यू हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब ये n से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो फंक्शन हमारा और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो फंक्शन हमारा x में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल आपको पता था कि m और n दोनों x और y दोनों के फंक्शंस थे हमारे पास। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आई होगी इसको हमने e की पावर में लेना है, ठीक है, और उसकी कर लेनी है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जो हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा उसको हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो ये मेथड है फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब जो सेकंड मेथड है उसमें यह है कि जैसे पहले आपको बताया था कि अगर वन ओवर एन कर रहे हैं तो पहले हमारे पास पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई आ रहा है, क्योंकि दोनों के दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वाली टर्म पॉजिटिव वाली कौन सी है। अगर वन ओवर एन है तो पहले पार्शियल एम ओवर पार्शियल एक्स आएगा, और अगर वन ओवर एम है जैसे यहाँ पर है तो पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास आ जाएगा, और इसमें से फिर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो फंक्शन है यहाँ पर हमारा रिड्यूस होके सिर्फ y का फंक्शन रह जाएगा।
जब ये y का फंक्शन आ जाएगा तो अगेन वही के एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस y वाले फंक्शन को लेके इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और ये हमारे पास जो फैक्टर आ जाएगा उसको हम कहेंगे कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा। अब नेक्स्ट थर्ड वाली जो टाइप है, फर्स्ट टू टाइप्स तो हमने इन जनरल डिस्कस की कि कोई भी अगर नॉन एग्जैक्ट है तो उसके लिए हम इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कब हमने n से डिवाइड करना है, कब n से डिवाइड करना है, ये चीज़ डिपेंड करती है क्वेश्चन पे कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ रही है। कि अगर हम n से डिवाइड करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कितना सिंप्लीफाई फॉर्म में हमें मिल जाता है, ये इस चीज़ पे जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा होता है। अब थर्ड जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास सारी टर्म्स की जो डिग्रीज हैं वो सेम हो। ठीक है, सेम डिग्रीज हों सारी टर्म्स की, तो उसको हम जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हमने क्या कहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम फाइंड कर रहे हैं होमोजीनियस का तो इसका कुछ इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि 1/xm, m यहाँ पर कोफिशिएंट है हमारा dx का और n हमने कोफिशिएंट लिया हुआ है dy का। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम m को x से मल्टीप्लाई करवा दें और n को y से, और इनका सम करके 1/, की फॉर्म में हम ले लें, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इस मेथड से जो है वो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 हमने वेज डिस्कस कर लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के। अब फोर्थ और ये लास्ट है हमारे पास वे कि इस वे से भी हम जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल टाइप की होनी चाहिए कि कुछ इस तरह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो कि जो उसमें dx का कोफिशिएंट हो। ठीक है, उसमें से हम y कॉमन ले सकें और बाद में वो फंक्शन आ जाए, और जो dy का कोफिशिएंट हो उसमें से हम x कॉमन ले सकें और एक फंक्शन x और y जो साथ उसके कोफिशिएंट में फंक्शन आ रहा है वो x और y दोनों का ही फंक्शन होगा, लेकिन उस पूरे फंक्शन में से हम y और इधर हम x जो है वो कॉमन ले सकें। तो फिर इस तरह की फॉर्म में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि ये 1/xm माइनस जो है वो yn आ जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस में हम ऐड कर रहे थे, और अगर इस तरह की फॉर्म की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो फिर हम इसको जो है वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, व्हेन अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का हमें क्या फ़ायदा है और इससे हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट वाली को एग्जैक्ट बना लेंगे। इसमें बेसिकली ये होगा कि अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलती है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जितने भी हैं हमारे पास, जो डिफरेंट हमारे पास इक्वेशन की नेचर पे डिपेंड कर रहा था कि ये हमारे पास अगर इस नेचर की इक्वेशन हो तो हम इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें। अब जिस भी मेथड से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, बाद में हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद जो हमें नॉन एग्जैक्ट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेना है और फिर इसका सोल्यूशन उसी मेथड से फाइंड कर लेना है जैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो देख लेते हैं इसको ज़रा कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास इसके जो है वो सॉल्यूशंस की क्या फॉर्म बन रही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं पहले डिस्कस करती हूँ, बाकी आप 1 और 2 खुद कर लीजिएगा, लेकिन 3 मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ज़रा इसमें सिंप्लीफिकेशन करके सारे स्टेप। पहले तो ये कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर जो dx का कोफिशिएंट है उसको हम m कहते हैं और जो dy का कोफिशिएंट है वो हमारा n है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x² प्लस x माइनस y, और जो n की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी x। अब m का पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना होता है विद रिस्पेक्ट टू y और n का फाइंड करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। m का जब विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट वाली टर्म तो x की है, इसका डेरिवेटिव 0, सेकंड वाली का भी 0, और जो थर्ड वाली टर्म है ये हमारे पास माइनस y है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास -1 आ जाएगा। अब n का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1। अब ये दोनों हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा पार्शियल m ओवर पार्शियल y जो है ये इक्वल नहीं आ रहा पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। तो इसका मतलब है अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये कौन सी है, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है।
अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने इसके जो लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, और हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर जो है वो 1/n से कर रहे हैं। देखिए ये हिडन ट्रायल मेथड है, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमें पता चले कि हमने 1/n से करना है या 1/m से करना है। हाँ, लेकिन जिससे मैंने आपको कहा था कि सिंप्लीफिकेशन हमारी इजी हो जाएगी, उससे हम जो है ये काम कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम n से डिवाइड करते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास है भी x और वो ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में है, तो इससे हम अगर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो रहती है। अगर हम m से डिवाइड करते हैं तो फिर ये इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी हमारी जो है सोल्व वो भी हो जाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हमें जो है वो एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी कि सिंप्लीफिकेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने अपनी आसानी के लिए जो हमें लगेगा कि ये इससे करना ज़्यादा इजी है, हम वो वाला मेथड जो है वो अडोप्ट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास थी x थी, n की प्लेस पे x आ गया, पार्शियल m ओवर पार्शियल y जो है वो -1 था, और पार्शियल n ओवर पार्शियल x वो 1 था। ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी इनके बिटवीन था, तो ये हमारे पास आ गया। अब -1 जो है ये हमारे पास -2/x आ गया, ये f(x) आ गया। हमने क्या कहा था कि जो हमें ये सारा प्रोसीजर करने के बाद फंक्शन आएगा, अगर n से डिवाइड करें तो f(x) वाला फंक्शन आ जाता है, और अगर m से डिवाइड करें तो f(y) वाला फंक्शन आना होता है। अब ये जो फंक्शन आ गया है इसकी हमें करनी है इंटीग्रेशन e की पावर में। ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर में हमने इस f(x) वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, तो ये -2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और 1/x की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, log x, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 होता है। ठीक है, नीचे फंक्शन है, ऊपर हमारे पास इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है 1, तो ये हमारे पास फार्मूला बेसिकली इंटीग्रेशन वाला यूज़ हो जाएगा कि अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में वो फंक्शन है, तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये log ऑफ f(x) आ जाता है, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका हम जो है वो नेचुरल log ले लेते हैं, और यहाँ पर हम यही रूल यूज़ करके इसकी जो है वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन कर ली, उसके बाद ये log और एक्सपोनेंट जो है ये एक दूसरे के एंटी प्रोसेस के तौर पर वर्क करते हैं, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास सिर्फ जो है वो x⁻⁻² बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने क्या कहा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन ये 1 वाली गिवन है, इससे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है, और इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमें इक्वेशन मिल जाएगी वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये हमने x⁻⁻² को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया। ये x⁻⁻² है, ये x² है, तो ये तो हमारा 1 आ जाएगा, ये x⁻1 है, -1 है, तो ये 1/x आ जाएगा, और ये y/x² आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x था, तो x⁻⁻² जब उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी हमारा 1/x आ गया। तो हमने क्या कहा कि जब हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो उसके बाद जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप इसका ये अब आपके पास पूरा m है और ये आपका n है 1/x, तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करें, m का विद रिस्पेक्ट टू y करें, n का विद रिस्पेक्ट टू x करें, और देखें कि दोनों के आपको पास जो है वो इक्वल आ रहे होंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने अगर बिल्कुल ठीक फाइंड किया है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारी एग्जैक्ट ही होगी। अब इसको एग्जैक्ट वाले मेथड से हम सोल्व कर लेते हैं। उसमें हम क्या करते थे कि हमने अगर n की तो dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी होती थी, m की dx के रिस्पेक्ट से। अब दोनों में से किसी एक में से हमने इस तरह की फॉर्म लेनी होती थी कि उसमें से अगर m में से एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हम y वाला वेरिएबल वाली टर्म्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर लेते थे, और अगर n में से एक्सक्लूड करनी हो और m वाली सारी लेनी हो तो हम उसमें से x वाली एक्सक्लूड कर लेते थे। अब ये भी हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम देखते हैं कि किससे हमारा जो है वो सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है और जल्दी हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि m वाली वैल्यू काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसमें से अगर हम y वाली टर्म एक्सक्लूड कर दें तो बाकी हमारे पास 1 + 1/x जो है ये टर्म बच जाएगी, n वाला एज इट, और अब इसकी हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। अब 1/x है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dy। ठीक है, dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो dy के रिस्पेक्ट से 1/x जो है वो तो एज अ कॉन्स्टेंट हमारे पास जो है वो एक्ट करेगा, बाकी हमारे पास 1 ही बच जाएगा जिसकी हमने dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1 + 1/x है, इसकी हमने dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है,
तो ये 1/x तो हमारा यहाँ से कॉमन आ गया और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई y, तो ये बेसिकली y/x बन गया। ठीक है, इधर से इस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये x आ जाएगी और 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास log x आ जाएगी। जैसे आपको ऑलरेडी जो है वो मैंने एक्सप्लेन की इन चीज़ों को कि ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो फाइनली राइट साइड पे तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपली हमें सोल्यूशन फाइंड करना होता है ना, तो सोल्यूशन में एक्चुअली हमारा यही एम होता है कि जो अननोन वेरिएबल है मतलब y जो है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सारी टर्म्स को जो है वो हम x को बेसिकली हम मल्टीप्लाई करवा दें और ये इन दोनों टर्म्स को उठा के जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और फिर x को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हमारा फाइनली सोल्यूशन आ गया है। आज इसमें सिर्फ हमें यही करना है एंड पे कि हम y की वैल्यू को जो है वो सेपरेट करके लिख दें। ठीक है, तो ये हमने अभी एक मेथड डिस्कस किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनकी भी जो है वो एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। अच्छा, पहले हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया वो 1/n से डिवाइड करके फाइंड किया। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम 1/m से डिवाइड करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखें हमें ये वाला पूरा फैक्टर जो है ये m है हमारा और ये हमें n गिवन है -ex। ठीक है, तो हम भी इसके पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं m और n के। m का विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर लिया, n का विद रिस्पेक्ट टू x। अब ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद वेरीफाई कर लें कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव यहीं आ रहे हैं। अब क्योंकि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हमारे इक्वल नहीं आ रहे तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने इसका जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने 1/m ले लिया है और पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y। अब यहाँ पर 1/m लेने की रीज़न है कि 1/m हम इसलिए ले रहे हैं कि जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं उनमें भी एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शंस और ये पोलिनोमियल दोनों ही आ रही हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। तो उसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा हम अगर उसको m से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है वो यहाँ पर m जो है वो ले लिया 1/m और इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों को। हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लें, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें से -2 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी ये सारे का सारा फैक्टर जो है वो वही बन रहा है जो हमारे पास m में आ रहा था। तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। तो टर्म हमारी बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई है -2/y। अब ये f(y) का फंक्शन हमारे पास आ गया। उसी तरह हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर हमारे पास y⁻² आ जाएगा, उसको जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हमने क्या कहा था कि एग्जैक्ट ODE होगी। अब एग्जैक्ट ODE हमारे पास आ गई है तो इसके बाद हम क्या करें कि इसकी उसी मेथड से हम इंटीग्रेशन कर लें। अब हमने m नॉट इंक्लूडेड y इसमें यही मेथड जो है वो हमने यूज़ कर लिया और इसकी जो है वो बस वैल्यूज़ पुट करके आपने इंटीग्रेशन करनी है। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन देख लें, n हमारे पास क्या आ रहा था, n हमारे पास -e⁻x है और ये m है 2xy² y e⁻x। इसलिए हमने m में क्योंकि दोनों टर्म्स में y आ रहा है तो हमने y को एक्सक्लूड करने वाली जो है वो इंटीग्रेशन कर ली, तो m हमारे पास बेसिकली फिर 0 हो जाएगा और इंटीग्रेशन करना जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि फिर किस तरह से हमारे पास जो है वो इसकी इंटीग्रेशन आ रही है। ठीक है, हमारे पास m भी लिख लिए हैं हमने, n भी लिख लिया और उसकी जो है वो हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये हमारे पास फंक्शन जो है वो यहाँ से आया था। यहाँ पर हमारे पास जब इसको y को एक्सक्लूड करते हैं तो ये हमारे पास 2x आ रहा है जस्ट। ठीक है, और इधर से हमने ये पूरी टर्म ऐसे एज इट लिख लिया। अब इसकी करनी है हमें इंटीग्रेशन। 2x की इंटीग्रेशन जो है वो x²/2 आएगी, तो ये सिर्फ हमने x² ही लिख दिया। और जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है इसकी अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो इसमें e⁻x तो एज इट ही रहेगा। y⁻2 जो है वो उसकी हमें इंटीग्रेशन बेसिकली करनी है इसकी y⁻2 की। e⁻x तो हमने एज इट ही रहेगा। अब इस पर भी पावर रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा, माइनस तो वैसे का वैसे ही y⁻2 पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड करें और उसी पावर से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो -2 + 1 जो है ये -1 आ जाएगा। इस तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास -1 आ रहा जाएगा। अब ये जो नेगेटिव एक ऑलरेडी था उसके साथ फिर ये जो डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव आ रहा है वो हमारा मल्टीप्लाई होके
ये टर्म्स जो है वो हमारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फाइनली जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया। अब सारी कैलकुलेशंस क्योंकि मैंने इसमें नहीं बताई, ऑलरेडी काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो ये सारी कैलकुलेशंस आप लोगों ने जो है वो एक दफ़ा वेरीफाई कर लेनी है कि यही इंटीग्रेशन करने के बाद इसके जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो बन रहा है। और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो मैंने आपको सोल्यूशन की टाइप बताई थी, वो हमने ये कहा था कि उसको 1/xm प्लस वाई एन से जो है वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब होमोजीनियस की भी जो है वो एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद जो फोर्थ टाइप है उसकी भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जो है वो करवा देती हूँ, और बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो फिर आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। अब यहाँ पर ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, इसमें हमें जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ये नॉन एग्जैक्ट ही लेकिन होमोजीनियस है। अब देखिए इस नॉन एग्जैक्ट क्यों है, इसमें हमारे पास m ये था और n हमारे पास -x स्क्वायर है। इनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं विद रिस्पेक्ट टू y एंड x, तो ये हमारे पास 2y प्लस x आ गया है, और यहाँ से इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये -2x आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नॉन एग्जैक्ट ओडी है लेकिन है होमोजीनियस, क्योंकि इसमें सारी टर्म्स की पावर जो है वो डिग्री जो है वो हमारे पास 2 ही आ रही है। ठीक है, तो होमोजीनियस वाले केस में हमने क्या कहा था कि अगर होमोजीनियस नॉन एग्जैक्ट ओडी आ जाएगी तो उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इस मेथड से फाइंड करेंगे कि ये 1/xm प्लस वाई एन हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर m हमारे पास क्या है, m हमारे पास आ रहा है ये वाला फैक्टर वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, और n है -x स्केयर। इसको हम x और y से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमने x और y से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने इनको सम अप कर लिया। अब कुछ टर्म्स इसमें जो है वो हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे ये x स्केयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास x y स्केयर बच गया। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें 1/, की फॉर्म में xm प्लस yn चाहिए होता है, तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिव फैक्टर। अब अगला काम आपने वही करना है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद तो आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना आता है। तो उसी मेथड से आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, ये 1/xy स्केयर जो है, इससे आपने इस पूरी इक्वेशन 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जो टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल कर देना है, जो सेम पावर है उनको ऐड अप कर लेना है, और उसके बाद आपने इसकी जो है वो इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट के बाद आपने इसकी इंटीग्रेशन करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब एक टाइप हमारी रहेगी, ये जो लास्ट में हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम उसमें से x और y जो है वो कॉमन ले सके, तो उस तरह की इक्वेशन के लिए फिर हम जो है वो किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसका भी मैं आपको एक उस टाइप का भी क्वेश्चन जो है वो बता देती हूँ। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास फोर्थ टाइप में लाई करता है। इसमें हमने क्या कहा था फोर्थ टाइप में कि अगर हम जो है वो y जो है वो कॉमन ले सकें dx के कोफिशिएंट्स में से, और x कॉमन ले सकें dy के कोफिशिएंट, मतलब हमने कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो इस तरह का बन जाए, ये तो f ऑफ x y का ही फंक्शन हो, जो dx का कोफिशिएंट है जो dy का कोफिशिएंट है उसमें से हम x कॉमन ले सकें, और प्लस y हम कॉमन ले सके किसमें से, dx वाले कोफिशिएंट में, मतलब ये f ऑफ x y का ही फंक्शन हो लेकिन ये हमारे पास dx आ जाए, तो ये हम इस तरह की फॉर्म में अगर ले सकें। अब ये dx वाला जो है उसमें से हमें y कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसको पहले आपने चेक कर लेना है कि ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, तो ये नॉन एग्जैक्ट तो है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए आगे मैं आपको बात बता रही हूँ। तो अगर आप ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखिए, इसमें से dx का जो कोफिशिएंट है इसमें से हम y कॉमन ले सकते हैं, और इधर से dy वाला जो कोफिशिएंट है इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके हमने भी लिख लिया, ये y हमने कॉमन ले लिया, dx वाले में से इसमें से हमने x ले लिया, तो ये उसी फॉर्म में हमारे पास क्या बन गई है इक्वेशन। हमने कहा था कि अगर इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन बन जाए तो फिर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इस मेथड से फाइंड करेंगे कि 1/xm माइनस yn ले लेंगे। ठीक है, अब ये m हमारे पास जितना भी dx का ये सारे का सारा कोफिशिएंट आ रहा था, ये हमारा m था, इसको हमने x से मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये पूरे का पूरा हमारा n है, इसको हमने जो है वो y से मल्टीप्लाई करवा दिया। इनको आपने एडअप कर वो सब्ट्रैक्ट कर लेना है xm में से yn को, और उसके बाद 1/, की फॉर्म में ले लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आगे आपने क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आपकी हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। और उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने जो है फिर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब इसमें ये सिंप्लीफिकेशन ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप बस जो टर्म्स हैं वो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ टर्म्स इसमें कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इन सिंप्लीफिकेशंस को जो है वो आपने एक दफ़ा देख लेना है, और फिर उसके बाद आपने इसकी एग्जैक्ट बन गई है तो एग्जैक्ट वाले मेथड से ये जो हमने अडोप्ट करते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, उससे आपने जो है वो इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास जो है वो फाइनली इसका जो है ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी मेथड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वो मेरे से डिस्कस कर लें।